हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है गॉस थ्योरम, या फिर इसी को बोल सकते हैं गॉस लॉ। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये 12th क्लास का चैप्टर 1 का 11th नंबर का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, या इसी को कहा जाता है गॉस लॉ। तो सबसे पहले थ्योरम ही देख लेते हैं या लॉ देख लेते हैं कि इसको किसने दिया और उन्होंने बोला क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस लॉ वॉज डेवलप्ड बाई मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो कार्ल फ्रेडरिच नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को डेवलप किया था। तो उनका कहना क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या था, उन्हीं को पहले देख लेते हैं। उनका बोलना ये था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। उनके बोलने का मतलब ये था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स φe का जो वैल्यू है, जब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरती है, क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरती है, और ये क्लोज्ड सरफेस कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स या तो फ्री स्पेस पे रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है। तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्जेस होती है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्जेस होती है, वो चार्ज जो है 1/4 का मल्टीपल के इक्वल होता है, मल्टीपल के इक्वल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली उन्होंने लिखा, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन ε0, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू ई आई एन अपॉन ε0। यहाँ पर क्यू आई एन जो है टोटल या नेट चार्ज बोल सकते हैं इसको, जो कि किसके अंदर है, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। और ये क्लोज्ड सरफेस कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। और यहाँ पर जो ε0 देख रहे हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसी को चलिए हम लोग आगे प्रूफ करते हैं कि ये वाकई में ऐसा होता है, या होता है तो कैसे होता है, उसी को आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं गॉस लॉ को। तो गॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ करने के लिए कुछ इमेजिन किए थे, कुछ कंसिडर किए थे। उसी इमेजिनेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये इमेज जो है, इसको आप लोग नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। आप लोग को समझाने के लिए इसी डायग्राम को एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सबसे पहले गॉस ने कंसिडर किया था एक क्लोज्ड सरफेस, तो ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर में एक पॉइंट है O, जिस पर उन्होंने पॉजिटिव क्यू चार्ज को रखा। और हम लोग को पता है, कोई भी सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कोई भी सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड होता है। तो ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। और ये जो क्लोज्ड सरफेस उन्होंने जो कंसिडर किया था, इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया को हम लोग एस कंसिडर कर लेते हैं। अब गॉस ने क्या किया, एक ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया, और इस स्मॉल एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, इसको उन्होंने डिनोट कर दिया ds से। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाता है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं यूनिट वेक्टर n से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर n दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल, यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ओके, और ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसका रेडियस भी उन्होंने कंसिडर किया। रेडियस क्या कंसिडर किया उन्होंने, r कंसिडर किया था। ओके, यही सारा चीज़ जो है यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये कोई पॉइंट चार्ज है O, इस पर प्लस चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो रेड कलर जो दिखाई दे रहा है, ये क्लोज्ड सरफेस है जिसका सरफेस एरिया S है। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है जिसको ds से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का एरो का निशान देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ओके, और ये जो सरफेस पर हम लोगों ने जो पॉइंट किया है A B C D, ये सभी जो है सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उसको डिनोट कर रहे हैं।
ओके, जो गॉसियन सरफेस है या क्लोज्ड सरफेस है उसके ऊपर, और ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसका रेडियस यहाँ पर r कंसिडर किया गया है। ओके, और ये जो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, n यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर इसी को लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर n, और e दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लिया गया है, 0 कंसिडर किया गया है। तो आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि गॉस के द्वारा इमेजिन किया गया था, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट एज सो इन फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एस क्या चीज़ है, एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं, बाद में देखेंगे उसको। डी एस यहाँ पर क्या है, सरफेस का स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं, और आर यहाँ पर क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ सरफेस बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्यों क्या चीज़ है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट एस वेक्टर एस, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट, सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा, ये नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, ई एस कॉस थीटा। ओके, चूँकि हम लोग को पता है कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ए बी कॉस थीटा के इक्वल होते हैं, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार ये पूरे सरफेस के लिए है, जो सरफेस एस कंसीडर किए हैं, रेड कलर का दिखाया गया है उसके लिए है। इसी प्रकार हम लोग जो स्मॉल एलिमेंट डी एस कंसीडर किए हैं उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्मॉल एलिमेंट के एरिया के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, इस वाले फॉर्म में। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, तो यहाँ पर 0 है, तो हम लोग को पता है cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डेस। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। नाउ द टोटल और नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस एस। अब जो सरफेस एरिया है, क्लोज्ड सरफेस एरिया, उसकी वजह से टोटल फ्लक्स हमको कितना मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, या इसी को फाई नेट भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर वो जो छोटा एलिमेंट था उसको अगर हम लोग छोटे छोटे डिवाइड में उसको एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को टोटल नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, जैसे कि ऊपर एक बार फिगर में दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, डी फाई है। इसी प्रकार ये ए पॉइंट के लिए, इसी प्रकार बी पॉइंट के लिए मिलेगा, ये ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसी प्रकार हम लोग बी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं स्मॉल एलिमेंट लेके, इसी प्रकार सी पॉइंट पर लेकर निकाल सकते हैं, इसी प्रकार डी पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं, ई पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, एफ जी एच सभी पॉइंट पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेकर ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना निकाल कर हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशंस का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि सारा एलिमेंट एक साथ डिफाइंड हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग 11th क्लास इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको क्या मिलता है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस है, तो यहाँ पर डी फाई का वैल्यू रख देंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं पर मैंने लिखा है फाई, कहीं पर लिखा है मैंने ई फाई ई, कहीं पर लिखा है फाई नेट, तो ये तीनों का मतलब एक ही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे कि यहाँ पर फाई ई नहीं लिखा हूँ और यहाँ पर फाई ई लिखा हूँ, और यहाँ का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ई को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस फ्लक्स की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए लिखा जाता है और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग डी फाई ई का वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल्स टू लीनियर इंटीग्रेशन ई डी एस मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से ई को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन डी एस। अब यहाँ पर देखो, फाई ई इज इक्वल्स टू ई क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो ई डी एस है, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन ई डी एस है, ये क्या डिनोट करता है, तो जो स्फीयर हम लोग कंसिडर किए थे उसका सरफेस एरिया शो करता है।
उसका सरफेस एरिया शो करता है, क्योंकि पूरे सरफेस को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो सभी को अगर एक साथ डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या डिनोट करते हैं, पूरा स्फेयर का सरफेस एरिया डिनोट करता है। और हम लोग को पता है स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। ओके, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो फाइनली φe इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाएगा E क्रॉस 4πr²। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग को पता है सिंस वी नो दैट E इज इक्वल्स टू KQ/r²। ये तो हम लोग को पता है। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो φe का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, इस E के वैल्यू को यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम लोग को φe इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ओके, तो यहाँ पर 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर k की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था, 1/4πε0, क्योंकि इसका वैल्यू भी हम लोग को पता है। हम लोग देख चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है। तो फाइनली यहाँ पर जो कटा है उसको कटा देंगे, जो बचा है उसको बचा देंगे। तो बचा है वो कितना है, φe इज इक्वल्स टू Q/ε0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं φe इज इक्वल्स टू QIN/ε0। हम लोग यहाँ पर Q को रिप्लेस किए हैं QIN से, क्योंकि यहाँ पर जिस चार्ज की बात हो रही है ये चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, किसी भी स्फीयर के अंदर में, इनसाइड में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर IN का यूज़ किया गया है। तो इसी को कहा जाता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ओके, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप गॉस लॉ का स्टेटमेंट और गॉस लॉ का प्रूफ दोनों ही आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। और इसी गॉस थ्योरम का यूज़ करके आगे हम लोग इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें से 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए एक बार उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। ओके, लेकिन गॉस लॉ के एप्लीकेशन करने से पहले एक और चीज़ है, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम के बाद हम लोग का गॉस थ्योरम के अंदर में ही नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो गॉस लॉ है इसको हम लोग वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर क्लोज्ड सरफेस हो, जहाँ पर क्या हो, क्लोज्ड सरफेस हो, चाहे उसका शेप किसी भी प्रकार का शेप हो, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये 2 कंडीशन में ही हम लोग वहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयर है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर है, ओके, जो कि ये भी क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर इरेगुलर बॉडी है, ये भी क्या है, क्लोज्ड है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसके अंदर क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस क्यों चार्ज की वजह से जो यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं Q1, Q2, Q3। ओके, इस वाले बॉडी में या इस वाले क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा φ1 है, इस वाले के लिए φ2 है, इस वाले के लिए φ3 है। तो यहाँ पर तीनों ही केस में हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, शेप अलग अलग है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज तीनों में सेम है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी वैल्यू क्या होगा, φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू φ3, ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। If the charge enclosed by closed surface is 0, then flux through it is also 0. अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है या क्लोज्ड बॉडी है, अगर उसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, चाहे उसके बाहर कितनों भी चार्ज रहे, तो इस सिचुएशंस में वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता। क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पर मिलता है, जब किसी क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज कैरी करता हो। और यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस वाले यहाँ पर जब हम लोग Q का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो उसी को यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये सेकेंड पॉइंट था गॉस से रिलेटेड। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं।
सिंस फ्लक्स इज डिपेंड ऑन इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्ज रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग को पता है। इस प्रकार गॉस थ्योरम इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। इस प्रकार गॉस थ्योरम में जो इनसाइड में चार्ज होता है उनका सम को ही यहाँ पर माना जाता है, बाकी जो क्लोज्ड सरफेस के बाहर आउटसाइड जो चार्जेस होते हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका बोलने का मतलब यही है, phi e इज इक्वल्स टू क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्यू आई एन का मतलब है सम ऑफ इनसाइड ऑल इंडिविजुअल चार्ज, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ये है इसका मतलब। कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके इनसाइड में हमारे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और इसके आउटसाइड में चार्जेस हैं Q3, Q5, Q4। तो यहाँ पर क्यू आई एन में या क्यू इन में हम लोग Q1, Q2, Q3 को ही यहाँ पर ऐड करेंगे या सम करेंगे। ओके, तो ये बोलने का मतलब था पॉइंट थर्ड का। आई होप ये पॉइंट थर्ड भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टोटल फ्लक्स इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, चार्ज एंड परमिटिविटी। ये तो हम लोग को पता है, गॉस ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि phi e का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जी? चार्ज के ऊपर और परमिटिविटी के ऊपर। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल और स्टडीड इन गॉसियन सरफेस। जो गॉस लॉ है ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? गॉसियन सरफेस के लिए, या गॉसियन सरफेस के लिए ही इसको स्टडी किया जाता है। ओके, अभी गॉसियन सरफेस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिन वाला थिंग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गॉसियन सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। एक्चुअल में गॉसियन सरफेस रियल में होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि क्या होता है? क्लोज्ड होता है और उसके अंदर में चार्ज है, ऐसा कंसिडर किया जाता है, उसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं। या इसी को आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, अ गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस इन 3D स्पेस थ्रू विच द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड, यूजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसियन सरफेस एक 3D सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होता है, किसमें? 3D में, जिसके थ्रू वेक्टर फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? उसी क्लोज्ड सरफेस को क्या कहा जाता है? गॉसियन सरफेस कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज्ड सरफेस होता है, कहाँ पर? 3D स्पेस में, जिसके थ्रू क्या करते हैं? फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड का कैलकुलेशंस करते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये था गॉसियन सरफेस। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब गॉस लॉ के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर केवल 5 लिस्टेड किया हूँ, यहाँ पर 5 एप्लीकेशन को लिस्ट किया हूँ, और कई एप्लीकेशंस है इसके, है ना। लेकिन आप लोग के सिलेबस में ये 5 एप्लीकेशन में से केवल 3 एप्लीकेशन दिया गया है आप लोग के सिलेबस में, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में। केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में। तो सबसे फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है, यदि आपको कोई पॉइंट चार्ज दे दिया जाए और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोले, तब भी हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा पाते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। इसी को हम लोग डायरेक्ट डिराइव कर चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता है इस फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर गॉस लॉ के थ्रू भी हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है। यहाँ पर भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, बट किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के लिए। आपको एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर दिया जाएगा, उसमें आप लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है। और इसमें हम लोग को क्या फार्मूला प्रूफ करना है?
E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपन आर, ये फार्मूला प्रूफ करना है। नेक्स्ट आप लोग का जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अभी भी हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसका, आपको एक और मटेरियल दिया हुआ है जिसका नाम है प्लेन शीट, जो कि कैसा है, इनफाइनाइटली है, ठीक है। और किसकी मदद से निकालना है, गॉस लॉ की मदद से। और इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हम लोग को प्रूफ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। यहाँ भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, बट किसके लिए, आपको एक स्फेरिकल सेल दिया गया है पतला सा थिन, जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बॉडी के लिए हम लोग को गॉस लॉ का यूज़ करके प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और थर्ड कंडीशन है E इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है फोर्थ एप्लीकेशन में। तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों एप्लीकेशन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि ये तीनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट एप्लीकेशन है, इसमें भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी सॉलिड स्फीयर के लिए, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए, किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। और इसमें भी हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन में हम लोग को प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। थर्ड कंडीशन में हम लोग को प्रूफ करना है इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर में 1 बाय 1 करके एक एक करके देखेंगे और प्रूफ करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा गॉस लॉ, इसका थ्योरम, स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका प्रूफ देखने के बाद हम लोगों ने देखा गॉस लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने के बाद हम लोगों ने जाना गॉसियन सरफेस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गॉस लॉ का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए गॉस लॉ का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।